हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मांगूकिया, प्रैक्टिसिंग IVF स्पेशलिस्ट सिंस लास्ट 15 इयर्स इन सूरत एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और आज जो टॉपिक के बारे में मैं बताने वाली हूँ वह है एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है, एज़ोस्पर्मिया के टाइप्स क्या होते हैं, एज़ोस्पर्मिया के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, कौन से पेशेंट में हाई रिस्क होता है, एज़ोस्पर्मिया का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। आज बात कर रहे हैं एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया का मीनिंग क्या होता है। जैसे ही बेसिक रिपोर्ट जैसे फीमेल में करवाते हैं वैसे ही मेल्स में बेसिक रिपोर्ट होती है सीमन एनालिसिस। अगर किसी मेल पार्टनर का 3 सीमन सैंपल में काउंट नील दिखाता है तभी हम उसे लेबल करते हैं एज़ोस्पर्मिया। और उसके बाद उसके क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं एज़ोस्पर्मिया के जो टाइप्स है। हालांकि मैं बताना चाहती हूँ कि एज़ोस्पर्मिया का जो इंसिडेंस है वो ओवरऑल 1% रहता है। और अगर हम इनफर्टिलिटी पेशेंट में देखते हैं तो एज़ोस्पर्मिया के जो पेशेंट्स हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 15 to 20% एज़ोस्पर्मिया का इंसिडेंस है अमंग्स द इनफर्टाइल कपल्स। आइए अब बात करते हैं कि एज़ोस्पर्मिया के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसके टाइप्स है ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। नॉर्मली स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस में होता है, फिर वाया एपिडिडिमिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमाइनल वेसिकल एंड फिर वो जो स्पर्म है वो इजैकुलेशन में बाहर आते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि कोई भी लेवल पे वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है या तो ब्लॉकेज है, उसकी वजह से रिपोर्ट में स्पर्म यानी कि सीमन के अंदर स्पर्म नहीं दिखा रहे। और दूसरा जो टाइप है दैट इज़ अ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव यानी कि प्राइमरी टेस्टिस के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आइए अब बात करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो रीज़न है कि आइदर वहाँ पे इंजरी कुछ हुई है या तो कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है या तो वहाँ पे सिस्ट डेवलप हुई है या तो पास्ट हिस्ट्री है, कोई पेल्विक सर्जरीज वगैरह हुआ है या तो जो पेशेंट्स हैं जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस डेवलप हुआ है और जो पेशेंट है जिनका फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन हो चुका है यानी कि वाजेक्टमी हो चुका है। यह जो रीजंस हैं वो ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के रीजंस है। अभी हम बात करते हैं कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, उसके जो रीजंस हैं मोस्ट कॉमन हम रूटीन प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स देखते हैं कि आइदर देयर इज़ अ हिस्ट्री चाइल्डहुड मम्स का अगर हिस्ट्री है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें भी हो सकता है। दूसरे जो रीज़न है कि एंडोक्रिनल कॉजेज़ है कि जैसे डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया है, हाइपोथायरॉयडिज्म है। इवन जो पेशेंट है कि जिनका ड्रग अब्यूज़ है और उसकी वजह से अगर लिवर सिरोसिस वगैरह हुआ है, रीनल फेलियर है, इन केस ऑफ रीनल ट्रांसप्लांटेशन और उसके बाद उनको जो मेडिकेशन चलती है कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स वगैरह है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स वगैरह काफ़ी लोग इवन जो जिम ट्रेनर हैं या तो जो एक्सेसिव वर्कआउट वगैरह करते हैं जिनको मसल मास जैसे अच्छे से उनको बनाना है, 6 पैक्स बनाना है, तो यह सब कभी पॉसिबल होता है जब भी वह रेगुलर यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स वगैरह करते हैं तभी। तो इसकी वजह से भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के चांसेस रहते हैं। दूसरे जो रीजंस है कि जेनेटिक कॉजेज़ है कि क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, सो ऐसे सब सिंड्रोमिक अफेक्शन भी हो सकते हैं फॉर द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। दूसरे है कि इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे मोस्ट कॉमन इज़ डायबिटीज़, even for the alcohol abuse also. These are the reasons for non-obstructive azoospermia. अभी हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। मोस्ट कॉमन जो रहता है डायग्नोसिस करने के लिए वह है पेशेंट की डिटेल मेडिकल हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। जैसे मेडिकल हिस्ट्री की पेशेंट
पहले तो पेशेंट का एज कितना है, पेशेंट के ऑक्यूपेशन क्या है, क्योंकि ऑक्यूपेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे जो कोई पर्सन है जो मिल वगैरह है, फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, केमिकल्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें अगर काम कर रहे हैं तो उनको जो केमिकल्स हैं उसका एक्सपोजर लॉन्ग टर्म से रहता है, तो उसकी भी इफ़ेक्ट आती है स्पर्मेटोजेनेसिस पे। दूसरे जो पेशेंट्स हैं, जैसे कोई लैब वगैरह में काम कर रहे हैं, जैसे सीटी स्कैन वगैरह है, और ऐसी जगह पे अगर काम करते हैं जो टेक्नीशियन हैं, उनके लिए भी एक एक्सपोजर बढ़ जाता है टुवर्ड्स द रेडिएशन। सो रेडिएशन इज़ ऑल्सो, वी हैव टू रूल आउट रेडिएशन ऑल्सो। दूसरे जो रीजंस है कि पेशेंट का अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है, यानी कि ड्रग हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था कि उनकी रीनल ट्रांसप्लांट की सर्जरी हुई थी और लॉन्ग टर्म से ऑलमोस्ट लास्ट 10 ईयर्स से वह स्टीरॉयड थेरेपी चल रही थी उनको। सो ड्रग हिस्ट्री है। इवन हेयर ट्रांसप्लांट जब करवाते हैं तो उसके भी अगर ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम से अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है तो यह सब डिटेल हिस्ट्री आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर को बताना बहुत ही ज़रूरी रहता है। दूसरे जो पेशेंट्स हैं कि जैसे इंजरी है या तो कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, इवन आप जब भी बचपन में जैसे चाइल्डहुड में मम्स वगैरह का इन्फेक्शन हुआ है विच अफेक्ट्स दी टेस्टिस वेरी मच, एंड उसकी वजह से मम्स ऑर्काइटिस होता है और वहाँ पे टेस्टिस फेल हो जाते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। सो डिटेल हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आपके किए जाते हैं कि हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। सो बेसिकली फ़ीमेल के लिए, जैसे मेरे पहले के सब वीडियोस में मैंने समझाया है कि फ़ीमेल के लिए क्या क्या रिपोर्ट्स इम्पॉर्टेंट रहते हैं, वैसे ही मेल पार्टनर के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है दैट इज़ अ बेसिक सीमन एनालिसिस। अगर सीमन एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम है तभी जाके हम आगे उनका वर्कअप करते हैं, और जब भी हम एजोस्पर्मिया लेबल करते हैं तभी एटलीस्ट मिनिमम 3 सैंपल एट अ इंटरवल ऑफ टाइम लेके, तीनों सैंपल में अगर नील काउंट आता है तभी हम एजोस्पर्मिया लेबल करते हैं। उसके बाद जो वर्कअप होता है कि हस्बैंड के जो रिपोर्ट्स रहते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन रहते हैं, हार्मोनल प्रोफाइल रहता है, वी हैव टू रूल आउट डायबिटीज़, थायराइड एंड अदर एंडोक्रिनल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। हार्मोनल टेस्ट जो है जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह के टेस्ट किए जाते हैं, LH, FSH सब हार्मोन्स की वैल्यू कितनी है वह जानना ज़रूरी रहता है। उसके बाद आता है सोनोग्राफी, USG स्क्रोटम, तो स्क्रोटम की सोनोग्राफी की जाती है। ब्लड सर्कुलेशन वगैरह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज वेरिकोसील करके जो एक तकलीफ आती है वह भी एक कॉमन रीज़न है फॉर द नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अब मैं बताना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आपके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रीटमेंट कि आपकी जो हिस्ट्री टेकिंग है, अगर आपका ऑक्यूपेशन ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे आपको फैक्ट्रीज़ वगैरह में है, केमिकल्स का एक्सपोजर हो रहा है, सो हमें पहले तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज कि आपके लिए कौन सा रीज़न है वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। जैसे आप अल्कोहल या तो स्मोकिंग वगैरह की अगर हिस्ट्री है तो यह सब अवॉइड करना है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट रहता है कि आपका जो डाइट वगैरह है वह आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल चेंजेस करना ज़रूरी है। एंड ट्रीटमेंट आपकी डिपेंड करती है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, क्योंकि अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है सो जो भी उसका रीज़न है उसका ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। अगर जैसे मॉम्स ऑर्काइटिस वगैरह के जो पेशेंट्स रहते हैं जिसमें वहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है, तब जाके उनको डोनर स्पर्म से IUI या तो IVF की ट्रीटमेंट ऑफर की जाती है। जहाँ पे पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है वहाँ पे आइदर वी कैन गो फॉर द सर्जरी, और बेस्ट ऑप्शन जो है कि टैसे पैसे एंड टीसे करके जो प्रोसीजर है वह प्रोसीजर से स्पर्म टेस्टिस में से ही स्पर्म्स रिट्राइव किए जाते हैं, और यह जो स्पर्म्स हैं उसकी मदद से IVF या तो ICSI की प्रोसीजर की जाती है। और दूसरे जो है कि हार्मोनल, अगर हार्मोन्स के वैल्यूज़ बहुत ही कम है, जैसे हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म के जो पेशेंट्स रहते हैं उनके लिए हार्मोनल थेरेपी का थोड़ा वेटेज रहता है। बट फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेके अगर
आपके ट्रीटिंग डॉक्टर जो है दे आर द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। लेकिन अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है तो बेटर है कि आपका जो कोई रीज़न आ रहा है, कॉज आ रहा है, जैसे डायबिटीज़ वगैरह है तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड लेवल कंट्रोल करना ज़रूरी है। और साथ में आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी इतने ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। सो घबराना नहीं है, आपका एक बार डायग्नोसिस होता है एज़ोस्पर्मिया का, जैसे मैंने बताया वैसे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो भी आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं वह हिसाब से आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर करें, और आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है कि जिनको ऐसी कोई तकलीफ़ है तो उनको आप अवश्य यह वीडियो शेयर कर सकते हो। उनके कोई क्वेरीज़ है तो उनको बोल सकते हो कि आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेरीज ज़रूर से लिखें। हम जल्दी कोशिश करेंगे कि आपके इन सब सवाल के जवाब के साथ हम वापस आएँ। थैंक यू।